जी, तो प्रोफ़ेसर आशुतोष मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि आपने विदेशों में पढ़ाई की, आपने हायर समय कि अगर करें इंटरनेशनल लेवल पर भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसका दूसरे देशों से कंपैरिज़न करें, तो हमारा जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, वो जीडीपी का 1% से भी कम है। ये कहा जाता है कि बेहद कम है और पिछले 10 सालों की भी बात करें तो भी ये बार-बार आता रहा कि हाँ, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये 2% नहीं होना चाहिए जीडीपी का? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च की बात आती है। हाँ, ये बहुत समय से ये केवल आज का प्रश्न नहीं है। ये मैंने जब से रिपोर्ट्स देखी हैं, पॉलिसीज़ देखी हैं, पहली साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ 50s में आई थी और समय-समय पर आती रही हैं। अभी हम एक पॉलिसी जो नई बना रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2021 जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। इसके पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। इन दोनों के अंदर ये काफ़ी जोर दिया गया है कि निसंदेह रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन में हमारा जो प्रतिशत है जीडीपी का वो बढ़ाना चाहिए ना। ऐसा है कि वो बढ़ाना चाहिए, इसमें कभी कोई शंका नहीं रही। जैसा मैंने कहा शुरू से 50 साल पहले से 70 साल पहले से इसमें कोई शंका नहीं है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारे बजट बढ़ाने के साथ-साथ उनका होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारा इसमें निवेश है, हमारा इन्वेस्टमेंट है आर&डी में, वो पूरी तरह से फलदायक साबित हो। तो मैं बहुत जल्दी में आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। एक तो ऐसा है कि जो काफ़ी दूसरे देश हैं, उसके अंदर आर&डी सिर्फ़ गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट का जो आर&डी है वो यूनिवर्सिटी, आईआईटीज़, आर&डी लैब्स इन तक ज़्यादातर सीमित होता है। तो वो ज़्यादातर उस चीज़ पे फ़ोकस करता है कि हमें नई नॉलेज जो बनानी है, उस पे फ़ोकस करता है। लेकिन जो नई नॉलेज हम बना रहे हैं, जब तक उसका कोई डायरेक्शन और रेलेवेंस हमारी कंट्री और सोसाइटी के लिए नहीं हो, तो उसके उसके जो फल हैं वो नहीं मिल पाते हमें। तो दूसरे देशों के अंदर जो आर&डी है उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है और उसी के द्वारा जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं वो इतनी सक्सेसफुल होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, कंपनी गूगल हम सभी जानते हैं। तो सिर्फ एक कंपनी गूगल का जो आर&डी इन्वेस्टमेंट होता है वो यूएस में जो जैसे डीएसटी है, उसको जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, यूएस की एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन का जो बजट है उससे भी ज़्यादा सिर्फ एक कंपनी गूगल का आर&डी बजट होता है। तो इसका कारण ये है कि जो कंपनियां हैं वहाँ पर वो नॉलेज बेस्ड हैं। तो वो खाली इसमें विश्वास नहीं करती कि हम इंपोर्ट कर लेंगे किसी सामान को और इसलिए हमें किसी साइंस नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो ये एक सस्टेनेबल कल्चर है, ये सस्टेन कल्चर है जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो जब पैदा होगी, जब उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है, जब उनको कि विश्व स्तर पे प्रतिस्पर्धा करनी है, तो इसके लिए आर&डी का बहुत मूलभूत महत्व है। तो हमारी जो अभी पॉलिसी है 2021, उसमें हम ये बहुत जोर दे रहे हैं कि देखिए देश का विकास और फ्यूचर बिल्कुल साइंस और टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो मिलके कार्य करेंगे तो बेशक वो देश के लिए, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ ही अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो आर&डी का इन्वेस्टमेंट है वो सेंटर द्वारा होता है। उसमें स्टेट्स का योगदान बहुत कम है। तो हालांकि बाकी सब जगह जो आपने उदाहरण दिए
वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, अगर आप यूएस में जाएं, वो खुद हर स्टेट ये चाहती है कि वो उनकी यूनिवर्सिटीज वो इसमें अग्रणी हो। बाकी और सब स्टेट में प्रतिस्पर्धा चलती है, यहाँ पे वो प्रतिस्पर्धा अभी नहीं है, तो स्टेट ये नहीं सोचती कि उनका जो डेवलपमेंट है वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ है। हो सकता है कि उनकी कुछ खास समस्याएं हों, जैसे कि कहीं किसी का फोकस किसी स्टेट में पानी पे हो सकता है, किसी स्टेट में किसी दूसरी चीज पे कंजर्व, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन पे हो सकता है। इस तरह की बहुत लोकल समस्याएं हैं, लेकिन वो उसको आगे बढ़ाएं और उसमें वो साइंस टेक्नोलॉजी के महत्व को समझें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा जैसे आपने देखा एनईपी और अभी जो नई पॉलिसी हम बना रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, जी। इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का को प्रस्तुत किया गया है। उस प्रस्ताव में अब वो आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी होगा। अभी हम थोड़ा इसमें पेंडेमिक में घिर गए, नहीं तो अभी तक हो जाता। तो उसमें ये प्रावधान करेंगे कि 50,000 करोड़ रुपए का R&D इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में हो। तो उसके द्वारा नया बल मिलेगा इस R&D को। उसके साथ साथ ही अम, हम ये भी जाने कि देखिए, दो तरह से हम R&D का इन्वेस्टमेंट गिन सकते हैं। एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, वो जीडीपी के साथ बढ़ रहा था। तो हालांकि जो उसका परसेंटेज है वो जैसे आपने बताया 0.7%, 0.8% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, वो अभी नहीं, बहुत समय से। लेकिन जब हमारी जीडीपी बढ़ती है तो उसी अनुपात में, क्योंकि परसेंटेज फिक्स है, तो उसी अनुपात में जो जीडीपी बढ़ती है उसी अनुपात में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं कि पर साइंटिस्ट कितना है। एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट है, एक हमारे जितने साइंटिस्ट कार्य कर रहे हैं तो पर साइंटिस्ट इन्वेस्टमेंट कितना है। फिर हम ये भी ध्यान में रखें कि एक परचेज पावर पेरिटी होती है, जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि हमारा 1 रुपया यहाँ पर कितने के बराबर है। अगर मान लो मैं एक उदाहरण दूं, जैसे हमारे सारे पीएचडी स्टूडेंट हैं पूरे कंट्री में, वो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, उनकी फेलोशिप वगैरह। जैसे कई राष्ट्रों में, जैसे यूएस वगैरह है, इनमें वो सभी रिसर्च इन्वेस्टमेंट का भाग होते हैं, तो वो एजुकेशन में नहीं गिने जाते। तो उसमें जैसे एक टॉप यूनिवर्सिटी को लें यूएस की, एक पीएचडी स्टूडेंट का साल का खर्चा करीब $100,000 आता है। तो उसको आप अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा। उसमें से आधा यूनिवर्सिटी में जाता है, आधा इधर जाता है उधर। कुल मिलाकर के एक पीएचडी स्टूडेंट की लागत 100,000 आती है। लेकिन ऐसा है कि हम हमारा एक पीएचडी स्टूडेंट यहाँ कार्य कर रहा है, उसकी लागत कुछ है, वहाँ पे कार्य कर रहा है, उसकी लागत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे पीएचडी स्टूडेंट में पेरिटी है, इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकता है दोनों में। तो आपको लगेगा कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसके अंदर मान लो 5 लाख रुपया साल, और वहाँ पे किया 70 लाख रुपया साल, तो आपको लगेगा उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन उसका जो परिणाम है उस इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि एक पीएचडी स्टूडेंट को सपोर्ट करना, और वो यहाँ भी किया जा रहा है। तो कुछ कहने का मतलब ये है कि जब हम तुलना करते हैं तो उस तुलना को बहुत तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट पर साइंटिस्ट, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर साइंटिस्ट लें और उसको परचेज पावर पेरिटी को भी देखें, जो कि फैक्टर करीब 3 होता है, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट हैं वो बहुत कंपेरेबल हैं विद सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें सभी पहलुओं पे विचार करना होता है जब हम इसको बढ़ाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट को, कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे ज़्यादा कारगर साबित हो। तो व्हेन हम ये कहें कि पर साइंटिस्ट इन्वेस्टमेंट इतना है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो हमें नंबर ऑफ साइंटिस्ट भी बढ़ाने होंगे उसके साथ साथ। इसका कुल मिलाकर के, जैसा मैंने बताया, इसका एक जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि अगर हम नंबर ऑफ साइंटिस्ट, वेल परफॉर्मिंग साइंटिस्ट और भी बढ़ाएं, तो उसके साथ साथ वो जो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट पर साइंटिस्ट
वो अच्छा होगा। इसके अलावा अम, जैसा मैंने कहा कि हमें जो स्टेक होल्डर बेस है साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट का, उसको बढ़ाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। उसके अंदर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर बहुत अहम भूमिका निभा सकता है और निभानी चाहिए, सिर्फ उनके खुद के भले के लिए, क्योंकि अब जो जिस विश्व में हम रहते हैं वो बहुत ही प्रतिस्पर्धा का विश्व है। तो अगर हम उसमें इनोवेट नहीं कर पाएंगे तो वो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो पीछे छूटता जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है बेशक इकोनॉमी के लिए। और इसमें जो स्टेट्स की भागीदारी होनी चाहिए, उनको भी इसका महत्व समझ में आना चाहिए, तो वो होगा। इसके अलावा हमारी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी तक जो हमारा स्पेस में टेक्नोलॉजी में जो निवेश होता था वो केवल गवर्नमेंट द्वारा ही होता था, जैसे कि वो इसरो के द्वारा होता था। तो जी। इसरो ही सब चीज डिजाइन करता था, इसरो ही बनाता था, इसरो ही भेजता था, इसरो ही यूज करता था। लेकिन अब जो हमारी नई पॉलिसीज और विजन है उसके तहत, और ये डिफेंस में भी है, जैसे कि डिफेंस है, स्पेस है, एटॉमिक एनर्जी है, जिनको हम स्ट्रेटेजिक एरियाज कहते हैं, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होने से साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका जो निवेश है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो अब जैसा मैं आपको उदाहरण दे रहा था स्पेस का, तो अब जो इसरो है वो ये कर रहा है कि जो हमें बेसिक नॉलेज की जो जरूरत होती है, जो बेसिक R&D की जरूरत होती है, वो उस पर फोकस करेंगे। अब उस R&D से जो चीज निकल कर आती है वो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी शेयर करें, और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी उपयोग संभव हो सोसाइटी प्राइवेट सेक्टर द्वारा। तो वो खुद सैटेलाइट विकसित करेंगे और वो एक कमर्शियल मार्केट उसके द्वारा पैदा करेंगे, जिससे कि मोर सर्विसेज बिकम अवेलेबल एंड मोर इन्वेस्टमेंट बिकम्स अवेलेबल। तो ये एक बहुत ही रेडिकल रिफॉर्म है। तो इन रिफॉर्म्स के द्वारा जी। जी। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़े स्तर पर निश्चित कर रहे हैं। एक और दूसरा आपको एग्जांपल दूं, हमारी जो मैपिंग होती है, जैसे आप गूगल मैप देखते हैं, मैपिंग, सर्वेइंग, ये सब गवर्नमेंट द्वारा की जाती थी। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था है जो डीएसटी का भाग है। वो पिछले 250 सालों से सर्वेइंग, मैपिंग का कार्य कर रही थी, पर उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत कम थी, क्योंकि आजकल सब चीज डिजिटल है। आजकल ड्रोन उड़ाकर लाइडार के द्वारा ये सब सर्वे किए जाते हैं और सैटेलाइट द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का जो रोल है, अब जो हमारी स्थितियां हैं, हमें जितने डेटा की जरूरत है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की एक संस्था इतनी तेज गति के द्वारा नहीं कर सकती। तो हमने क्या किया कि अभी लिबरलाइजेशन किया हमारी सर्वेइंग एंड मैपिंग गाइडलाइंस का। वो उसका मतलब ये है कि किसी को भी सर्वे या मैपिंग करनी हो या उसके द्वारा कोई एप्लीकेशंस करने हो, बहुत सारे हैं, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। तो उसके उसके लिए पहले प्रायर अप्रूवल्स की जरूरत थी गवर्नमेंट से। वो अप्रूवल्स मिलने में ही 6-8 महीने लग जाते थे। आजकल जो डिजिटल डेटा होता है उसकी जरूरत समटाइम्स इवन रियल टाइम होती है। अब आप समझें कि हमें कहीं रोड बनानी है, हमें कहीं रेल रोड बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, अगर वो 6 महीने देर हो जाती है तो उससे इकोनॉमी का कितना नुकसान होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो अब जी। ये करके लिबरलाइजेशन ऑफ जियो स्पेशल डेटा सेक्टर एंड गाइडलाइंस, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जितना डेटा है उसका उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि वो आपस में बांटते नहीं उसे। एक गवर्नमेंट एजेंसी दूसरे को नहीं देती, और एक गवर्नमेंट एजेंसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती। तो इसके द्वारा हम जितना विकास कर सकते हैं वो विकास नहीं हो पाता, हर आदमी वही कार्य करता है, धीरे धीरे करता है। इन सबको अब हम बहुत तेजी से बदल रहे हैं
मैंने आपको एक उदाहरण दिया जियो स्पेशल डेटा का, उसमें जी बहुत बदलाव आ रहा है और आएगा, जिसके द्वारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर का वो बढ़ जाएगा। बट न केवल वो बढ़ेगा, लेकिन उसका जो आउटकम है, उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, वो जी बहुत बड़ा होगा। जैसे कि अभी जियो स्पेशल सेक्टर के बारे में मैंने बताया, तो अभी सिर्फ खाली जो मैपिंग और सर्वेइंग का बिजनेस है वो 20,000 रुपए 20,000 करोड़ रुपए का है साल में। लेकिन अगले 7-8 साल के अंदर वो 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। वो तो सीधा जो मतलब बिजनेस है सिर्फ मैपिंग का, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, जैसा मैंने बताया, अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डोंट गेट डिलेड बाय 6 मंथ्स, तो उसका जो इम्पैक्ट है, चाहे आप बांध बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसका इम्पैक्ट इससे बहुत ज्यादा गुना होगा। तो फाइनल एनालिसिस का इसका ये है मतलब कि जब प्राइवेट सेक्टर सशक्त होता है तो वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसा कि और देशों के अंदर भी देखा गया है। तो इससे इसके द्वारा हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी को एक नया बल मिलेगा और उसकी जरूरत भी है। और जी। भी तो बहुत